गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। माय नेम इज़ गौरव सिंह झाला एज फैकल्टी सोशल साइंस, और आज हम हमारे ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर देखने जा रहे हैं। लास्ट टाइम जब हमने इस चैप्टर की बात की थी ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, तो हमने इसको एक बहुत ब्रॉड लेवल में समझा था कि बेसिकली ग्लोबलाइजेशन है क्या। हमने बात की थी कि ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम आज के अगर कंसर्न में समझें तो इट इज़ अ मल्टीपल ट्रेड अमंग द मल्टीनेशनल कंपनीज, multiple trade among different nation, free trade, which is basically known as free trade without the restrictions of movement of goods and services। जो ये restrictions हैं ये आप समझ सकते हो कि टैक्सेस, टैरिफ, इन सबको रिड्यूस करना, किसी कंपनी का दूसरे कंट्री में जाकर बिजनेस स्टार्ट करना, बिजनेस शुरू करना। ग्लोबलाइजेशन को अगर हम और ब्रॉड में समझें तो आज हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं वो एक्चुअल में ट्रूली ग्लोबल है। कैसे? हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस या टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर को यूज़ करके आज एक जगह से बैठे दूसरी जगह से व्यक्ति से हम बहुत ही आराम से, बहुत आसानी से हम वीडियो कॉल या वॉइस कॉल या मेल्स के थ्रू हम उस चीज़ को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करें किसी भी एक आइटम की, आज अमेरिका में अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, मिल रही है, तो आप ऑनलाइन उसको बैठे बैठे ऑर्डर कर रहे हो और वो आपके पास पहुँच जा रही है। ठीक है। इसके अंदर सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी होता है। अगर और ग्लोबलाइजेशन को ब्रॉड में समझे तो हमारे इंडिया में अब आप विदेशी कंपनियों के प्लांट्स देखते हो, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ देखते हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, चाहे वो कार हो, बसेस हो, ट्रक्स हो, मर्सिडीज, ऑडी, बहुत तरीके की जो कंपनीज ऑटोमोबाइल। अगर आप बात करो कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में गूगल है, याहू है, इनके ऑफिसेज अब इंडिया में है, यहाँ से ये ऑपरेट करते हैं, दूसरी कंट्रीज़ को अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन विच इज़ बेसिकली ट्रूली मीन्स एज अ फ्री ट्रेड अमंग दी मल्टीनेशनल कंट्रीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, एंड दीज कंपनीज आर सेटल ओवर द डिफरेंट लोकेशन इन दी ग्लोब। तो अगर एक बार फिर से इसको एक ब्रीफ छोटे से अगर पॉइंट में हम समझें तो हमने बात की थी कि जो ग्लोबलाइजेशन है इसका बेसिक पर्पस क्या है। ठीक है। तो अगर बहुत ही सिंपल, अगर इसको बहुत सिंपलिस्टिक वे में अगर बात करें तो जो ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन बेसिकली कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का। ठीक है। और ये जो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमी या इकोनॉमी के साथ आता है ट्रेड के साथ। ठीक है। तो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन सीधे अगर कॉन्टेक्ट करें तो ट्रेड से जुड़ा हुआ है। अब ट्रेड या व्यापार भी क्या, एक बहुत कॉमन ट्रेड या व्यापार की जो एक्टिविटी है हम उसको देखते हैं, उसको हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में मानते हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये चीज़ें पहले व्यापारी किया करते थे। आज से 500, 600, 700 साल पहले जब ट्रेडर्स मिडिल ईस्ट से, यूरोप से होते हुए, मिडिल ईस्ट यानी सीरिया, ईरान, इराक होते हुए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारत आते थे, या फिर जब यूरोपियंस ने सी रूट, नेविगेबल रूट डेवलप किए अफ्रीका को क्रॉस करके, देन मेडिटेरियन सी को क्रॉस करके, स्विस कैनाल को डेवलप करके सामान यहाँ से लेकर जाते थे और वहाँ का माल यहाँ लाते थे। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, धीरे धीरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक ट्रेड के फैशन में आया। और आज जो हम ट्रेड देखते हैं वो केवल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से ही लिमिटेड नहीं है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर आज इंडिया में केवल एक ही टेलीविजन कंपनी होती, वीडियोकॉन, तो क्या अगर वो अपने मन मर्जी भाव पर अगर आपको टेलीविजन या ऑडियो वीडियो या वॉकमैन या एयरफोन्स प्रोवाइड करवाती तो क्या आपकी मजबूरी नहीं होती उसको लेना? मान लो सरकार ने बोल दिया कि हम एक क्लोज्ड इकोनॉमी है, हम भारत में ही जो चीज़ कंपनी बनाएगी वही आपको लेना है और कंज्यूम करना है, तो क्या आपके पास चॉइसेस हैं? नहीं। तो क्या आपके पास वेरिएशंस हैं आइटम्स के? नहीं। आप मजबूरन में ओटीवी लोगे। लेकिन आज आपके पास सैमसंग है, एलजी है, थॉमसन है, टीसीएल है, आपके पास पैनासोनिक है, आपके पास सोनी है, इतनी सारी कंपनीज का अवेलेबल मार्केट आपके पास है, तो आपके पास चॉइसेस हैं। ग्लोबलाइजेशन बेसिकली चॉइसेस देता है डायरेक्टली सिटीजंस को या कस्टमर्स को, और कंपनीज को देता है कंपटीशन, एक दूसरे के मार्केट को एक्सपैंड करने की। तो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन को अगर हम लॉजिक से समझे तो मार्केट को एक्सपैंड करने की जो एक कॉन्सेप्ट है मार्केट एक्सपेंशन, वो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब बेसिकली ग्लोबलाइजेशन जो है उसको डेवलप या उसको प्रमोट करने के लिए भारत सरकार ने 1990 में एक पॉलिसी लॉन्च की थी जिसको हम बोलते हैं एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का इटसेल्फ मीनिंग ही क्या था जो हम आज डिस्कस करेंगे? रूल्स को लिबरलाइज करना। रूल्स कौन से? जो भी व्यापार या बिजनेस के रूल्स हैं या जो ट्रेडिंग के रूल हैं, उन बिजनेस के रूल्स को, ट्रेडिंग के रूल्स को थोड़ा सा रेगुलाइज करना, इजी करना या मोल्ड करना, ताकि कंपनी बाहर से आकर अपनी बिजनेस एक्टिविटीज इंडिया में चलाएं। बहुत आसानी सी बात है। इसका मैंने एग्जांपल दिया था, मैकडॉनल्ड्स है, अमेजन है, आज उसके ऑफिस आप देखते हो, उसका स्टाफ आप देखते हो, उसके एम्प्लॉयज आप इंडिया में देखते हो, वो काम कर रहे हैं और अपना प्रोडक्ट्स यहीं से आगे डेवलप कर रहे हैं। हमने फोर्ड की बात की थी। फोर्ड जो एक कार कंपनी है,
जिसने अपने कंट्री यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बाहर आकर भारत में चेन्नई में प्लांट लगाया, और इससे उसको बेनिफिट क्या हुआ कि ना केवल उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुआ, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कंपनीज के लिए ग्लोबलाइजेशन में से बाहर आई वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया। कैसे? मैंने इसका एग्जांपल दिया था कि अगर अमेरिका से ही फोर्ड अपनी कार्स को बनाकर सप्लाई करे पूरे वर्ल्ड में, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लॉजिस्टिक कॉस्ट, यानी एक जगह से दूसरी जगह कार को बनाना वो लिमिटेड होगा, प्लस जो सी डिस्टेंस होता है, अगर एक अमेरिका से समुद्र के रास्ते से कार भारत आ रही है जो क्वांटिटी में ज़्यादा भेजनी है, क्योंकि एरोप्लेन में तो कितनी कार आप भेज दोगे, 10-20, इससे ज़्यादा क्या भेजोगे, 10 भी नहीं आ पाती है। तो जब आप शिपमेंट से आप किसी लॉजिस्टिक्स से आप किसी आइटम को भेज रहे हो, तो इट विल टेक टाइम, इट विल टेक फ्यूल, इट विल टेक एक्स्ट्रा एड ऑन वैल्यूज टू दैट कार, और उस कार के अंदर वो टैक्सेशन के रूप में जुड़ती जाती है। तो क्यों ना भारत में ही प्लांट लगा के कार बनाई जाए और भारत में ही उसकी सप्लाई कर दी जाए। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ग्लोबलाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने देखा था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है। ग्लोबलाइजेशन को अगर आज के कंसर्न में समझें तो जो ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन आज पूरी दुनिया का एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जिसको बेसिकली हम पढ़ते हैं फ्री ट्रेड से, यानी फ्री ट्रेड। ठीक है, ये हमने बात की थी, ट्रेड बैरियर्स हटाना, ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए रेगुलेशंस को इजी करना, ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, इसमें मार्केट इंटीग्रेशन हो रहा है। इसका एग्जांपल मैंने कैसे दिया था, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उन्होंने सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, ये वो एंटिटी हैं जो ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करती हैं। ठीक है, कोका कोला, मैकडोनल्ड, अमेजन, पेप्सी, नोकिया, एचपी, डेल, BMW ऑटोमोबाइल में देख लो, तो हर वो कंपनी जिसके बहुत सारे ऑफिसेज हैं अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में उसका एक्सपेंशन है, इस तरह की कंपनी को एमएनसी कहते हैं। अगर इंडिया के लिए बात करें, इंडिया की एमएनसीज कौन सी हैं, तो आप जानते हो टाटा एक एमएनसी है जिसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स इंडिया से बाहर लॉन्च होते हैं। TCS उनका सॉफ्टवेयर का कंपनी है। रेनबैक्सी एक फार्मास्यूटिकल है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कि इंडियन फार्मास्यूटिकल्स वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर्ड फार्मास्यूटिकल्स है, यानी मेडिसिन या दवाई बनाने का जो बिजनेस है वो फार्मास्यूटिकल्स उसको बोला जाता है, और इंडियन फार्मास्यूटिकल्स की पूरे वर्ल्ड में बहुत डिमांड है। तो इंडियन फार्मास्यूटिकल लाइक रेनबैक्सी हो गया, ठीक है, आप बात करोगे इसके अंदर जो घर में छोटी मोटी मेडिसिन आप खाते हो, एंटीबायोटिक, ठीक है, क्रोसिन जैसी, तो इप्का हो गई। तो ऐसी कंपनीज हैं जिनके बाहर ऑफिसेज हैं, वहाँ पर ये ऑपरेट करते हैं, वहाँ सप्लाई करते हैं, तो जिनकी प्रेजेंस ग्लोबली बहुत ज़्यादा है, दैट इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल एमएनसीज। ठीक है, हमने बात की थी इससे कस्टमर्स को क्या फ़ायदा है। भारत में मैंने बोला पहले केवल मारुति कार हुआ करती थी, ओमनी या मारुति 800 हुआ करती थी, फिर फोर्ड आई, फिर हुंडई आई, फिर टाटा आई, फिर टोयोटा आई, फिर वॉक्सवैगन, आज मर्सिडीज़ हैं, BMW, ऑडी, हर तरीके की अवेलेबिलिटी आज के मार्केट में आपको देखने को मिल रही है। यानी ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ा तो मार्केट एक्सपैंड हुआ, मार्केट एक्सपैंड हुआ तो कस्टमर्स को वैरायटी ऑफ ऑप्शंस मिले, और ऑप्शंस मिले तो प्राइजेस के गुड्स कम हुए, यानी कंपटीशन को लीड किया ग्लोबलाइजेशन ने। क्लियर? लॉजिस्टिक्स, ये इसीलिए ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाया गया है क्योंकि जो लाने ले जाने का जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो लाने ले जाने की सर्विसेज है, उसमें डिले होता है प्रोडक्ट, प्लस क्वांटिटी लिमिटेड होती है। तो क्यों ना भारत में ही चेन्नई, पुणे, बैंगलोर में प्लांट लगाए जाएं, हुंडई ने लगाया है, टोयोटा ने लगाया है, ठीक है, और सेंट गोबेन जो ग्लास फैक्ट्री, जो ग्लास मैन्युफैक्चर करती है सिलिका, उसने बहुत बड़ा प्लांट लगाया है, एशिया का सबसे बड़ा। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स, इंटीग्रेशन ऑफ कंपनीज, अमलगमेशन ऑफ कंपनीज, ये ग्लोबलाइजेशन का कार्य है। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था फॉरेन ट्रेड या फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। फॉरेन ट्रेड तो हम समझ ही गए कि जो भी हमारी एक्टिविटीज हैं, जो बाहर से हम व्यापार कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, फॉरेन ट्रेड। और इंडिया को जो करेंसी मिलती है, इंटरनेशनल करेंसी, उसे हम क्या कह रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, यानी जो भी करेंसी भारत ले रहा है, विदेशी मुद्रा, फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज कहां से मिल रहा है हमें, फॉरेन एक्सचेंज हमें मिल रहा है उस बिजनेस से, उस ट्रेड से जो हम ग्लोबली कर रहे हैं। मैंने ये भी बताया था कि दो देशों के बीच चलने वाले ट्रेड को हम बायलैटरल ट्रेड कहते हैं, यानी कि द्विपक्षीय व्यापार कहा जाता है, जो एक या दो कंट्रीज के बीच में आपस में हो रहा है। जैसे चाइना और इंडिया आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं गुड्स को, कुछ चीज चाइना बेच रहा है, कुछ इंडिया बेच रहा है, ठीक है, तो वो बायलैटरल ट्रेड हुआ। ग्लोबलाइजेशन व्हेन यू गिव फ्रीडम टू द कंपनीज टू कम, व्हेन यू गिव फ्रीडम टू द कंट्रीज टू ट्रेड विद यू फ्री विदाउट एनी बाउंडेशन ऑफ टैक्सेस, टैरिफ एंड डिफरेंट थिंग। अब इसको दूसरे तरीके से समझते हैं कि ये तो बात की हमने ग्लोबलाइजेशन की। अब कि सर ग्लोबलाइजेशन को एक्सपैंड करने के लिए हमने बात की टेक्नोलॉजी का रोल था, टेक्नोलॉजी के साथ मार्केट में जो चेंजेस आए उसका रोल था, आईटी का रोल हमने पढ़ा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कैसे बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हुआ है। क्लियर? तो
अब हम बात करेंगे कि जो लिबरलाइजेशन है बेसिकली वो क्या है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, इस वर्ड को, लिबरलाइजेशन को। पहले जैसे मैंने बताया था कि इंडिया जब ब्रिटिश या यूरोपियन, जब हमारे पर इम्पीरियलिज्म की हम एक गुलाम थे एक तरीके से, तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 के बाद, हमने विदेशी कंपनियों का यानी भारतीय मार्केट में दूसरे देशों से आकर कंपनियों का ऑपरेशन बंद कर दिया। यानी हमने इंडिया को स्टार्टिंग में एक तरीके से इंडिपेंडेंट करने के लिए इंडियन कंपनीज, इंडियन गुड्स को फ्लरिश किया, इंडियन चीज़ों को फ्लरिश किया जो ब्रिटिशर्स खत्म करके गए। लेकिन जब हमारी पेस स्लो हो रही थी डेवलपमेंट की, उस समय चाइना, या हम बात करें कि जापान, या हम बात करें इंडोनेशिया, मलेशिया, हांगकांग, ताइवान या जापान ने विदेशी कंपनियों को अपने यहाँ आमंत्रित किया और अपने इकोनॉमी को डेवलप किया। क्योंकि उसमें क्या होता था, एक तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। आज अमेरिकन कोई टेलीविजन कंपनी है, वो भारत में आकर किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके टेलीविजन डेवलप करेगी, तो डेफिनेट सी बात है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और हमारे पास ऑप्शंस बढ़ेंगे। ग्लोबलाइजेशन, हमने पहले 40 साल 1950 से 1990 तक हमने हमारे यहाँ ज़्यादातर भारतीय जो जितना भी काम था या वर्क था वो इंडियन पब्लिक सेक्टर के थ्रू होता था, यानी भारतीय गवर्नमेंट कंपनीज के द्वारा होता था। धीरे धीरे दी देन फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि आरबीआई के गवर्नर भी रहे, मनमोहन सिंह आरबीआई गवर्नर भी थे, फाइनेंस मिनिस्टर भी थे और प्राइम मिनिस्टर भी रहे, तो उन्होंने एक पॉलिसी को जो है डेवलप किया और उसको बोला गया एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। यानी फॉर बेटर सर्विसेज हमें कुछ चीज़ों को प्राइवेट करना होगा, प्राइवेट कंपनीज को देना होगा जो प्राइवेट सेक्टर्स को ऑपरेट करे। जैसे रेलवेज में अभी आपने सुना हो कि बात आती है कि भाई प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए ताकि सर्विसेज बेटर हो जाएं, क्लीननेस, सफाई, टाइमिंग्स। जैसे अभी कुछ एयरपोर्ट्स को भारत सरकार ने जो है प्राइवेट कंपनीज को लोन लीज पे दिया है मेंटेन करने के लिए, संभालने के लिए। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन में हम क्या देखते हैं कि सर्विसेज अच्छी होती हैं। हम क्या करते हैं, अरे सरकारी स्कूल में मत जाओ, क्यों, सरकारी स्कूल में क्या पढ़ाई नहीं होती, क्या वहाँ बेटर टीचर्स नहीं है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है। बच्चों के लिए चेयर्स, बेंचेस, फैन की फैसिलिटीज, पीने का पानी, जो अगर एक प्राइवेट स्कूल में आप देखोगे तो वेल डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो ये रीजन है कि क्यों मूवमेंट होती है प्राइवेट चीज़ों की तरफ। ऐसा नहीं कि सरकारी चीज़ें सही नहीं है, सरकारी गवर्नमेंट स्कूल सही नहीं है। दिल्ली के आप स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल देखो, आपको मॉडल ही बिल्कुल चेंज मिलेगा। बट फिर भी हम गवर्नमेंट का रोल या गवर्नमेंट की वर्क कंडीशंस को बेटर करने के लिए कई बार चीज़ों को प्राइवेट कर देते हैं। कुछ थर्मल पावर प्लांट्स प्राइवेट भी हैं, ठीक है, अडानी, रिलायंस इसके बड़े नाम है। तो ग्लोबलाइजेशन तो इन दोनों के थ्रू ही हुआ, प्लस लिबरलाइजेशन, रूल्स को ईजी करना। यानी जब इंडिया ने किसी बाहरी कंपनी को भारत में आकर प्लांट लगाकर ऑपरेट करने की परमिशन ही नहीं दी, तो कैसे हमारे यहाँ पर चॉइसेस डेवलप होंगी। और इसीलिए लिबरलाइजेशन के अंदर सबसे पहले कहा जाता है टू मेक रूल ईजियर। यानी लिबरलाइजेशन का सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल है, रूल्स जो हैं ट्रेड के, उनको ईजी किया जाता है। और बेसिकली ट्रेड में क्या आता है, टैरिफ्स, टैक्सेशंस जो हम लगाते हैं, टैरिफ्स एंड टैक्सेस, इनको रिड्यूस किया जाए या एलिमिनेट किया जाए। अब इसको कैसे समझेंगे भाई, मान लीजिए कि एक कंपनी है, हम बात करते हैं फोर्ड को जब एक कार की कॉस्ट इंडिया में 15 लाख पड़ रही है, तो वो अपनी कार्स इंडिया में बेच ही नहीं पा रही है, क्योंकि मारुति 7 लाख 4 लाख रुपए में कार बेच रही है। तो कंपटीशन ही जीरो है, तो फोर्ड कब तक अपनी कार्स को यहाँ लाके बेचेगा। जब फोर्ड इंडिया में आकर प्लांट लगाता है चेन्नई में विद द परमिशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, तो चेन्नई में प्लांट लगाने के लिए उसे टैक्सेस एंड टैरिफ्स में छूट दी गई। उसने लैंड एक्वायर किया, लैंड लिया, लैंड लीज पे लिया, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट दिया, भारत में लोगों को नौकरी मिली, स्किल्ड अनस्किल्ड दोनों तरीके के लेबर्स को, टेक्नोलॉजिकल इंजीनियर्स को, सिविल इंजीनियर्स को, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स को जॉब मिली। तो भारत में जॉब जनरेट हुई, भारत सरकार को बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज मिला और रूल ईजी हुआ। अब जो कार फोर्ड इंडिया में बना रही है उसकी कीमत हो गई 10 से 11 लाख, यानी उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम, तो मार्केट में कंपटीशन। अब मारुति और फोर्ड में कंपटीशन हो गया शुरू, ठीक है, तो दोनों ही, और कस्टमर्स के बाद ऑपरेशंस हो गए, यानी इनकम बढ़ रही है, इकोनॉमी जनरेट हो रही है। तो ऐसा एक कंपनी की बात की, तो बेसिकली लिबरलाइजेशन में टैरिफ्स एंड टैक्सेस हटाए गए। यानी अगर वो कंपनी यहाँ आ रही है तो उसको सस्ते में इलेक्ट्रिसिटी या वाटर अवेलेबिलिटी या उसको लैंड सस्ते में अवेलेबल कराना, उससे टैक्स नहीं लेना 2 से 3 साल, ताकि वो जो अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटी करे तो 2-3 साल वो अच्छा पैसा बनाए जो उसने भारत में आने के बाद खर्च किया है। तो टैक्सेस को थोड़ा ईजी करना, नॉर्मलाइज करना। तो ये तो बात हो गई लिबरलाइजेशन की, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन मैंने बता दिया, फॉर बेटर सर्विसेज हम प्राइवेटाइजेशन करते हैं, प्राइवेट कंपनीज को हम ठेका देते हैं या लीज पे काम करने के लिए बुलाते हैं। तो उससे हम क्या देखते हैं कि जो एक सर्विसेज हैं वो अलग तरीके की जनरेट होती हैं। जैसे आप देखते हो कि ऐसा नहीं है कि रेलवे मेट्रो बन रही है तो कोई गवर्नमेंट की, सरकार की ही जो है बॉडी वो बना रही होगी, उसको जो कंस्ट्रक्शन करने का काम दिया वो किसी प्राइवेट कंपनी को दिया होगा, ठीक है। तो
ग्लोबलाइजेशन, पहले क्या होता था, हर चीज सरकार खुद करना चाहती थी, तो सरकार के पास इतना ज्यादा घाटा हो जाता था पैसा खर्च करने के बाद कि हमारा डेवलपमेंट रेट ही नहीं बढ़ रहा था। इसीलिए हमने विदेशी कंपनियों को, एमएनसीज को इनवाइट किया और डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़े। तो बेसिकली लिबरलाइजेशन क्या है? ट्रेड बैरियर्स, व्यापार करने में जो रुकावटें हैं, ट्रेड बैरियर्स इज अ गवर्नमेंट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस, वो गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज किए गए रेस्ट्रिक्शंस हैं जो अपने मार्केट को बचाने के लिए भी होते हैं। इसका एग्जांपल मैंने क्या बताया था, अगर एक चाइनीज टॉय है, चाइना इतने मार्केट में इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में टॉयज़ बनाता है कि सारा भारत में डंप कर देता है और सस्ते दाम में भारत में खिलौने बिकते हैं। तो जो इंडिया में मैन्युफैक्चरर्स हैं, टॉय मैन्युफैक्चर कंपनी, आपने शायद कभी बड़ा नाम सुना ही नहीं होगा क्योंकि डेवलप ही नहीं हो पाई, क्योंकि चाइना ने इतना बड़ा मार्केट कैप्चर किया हुआ है सस्ते में, ना केवल गुड्स में, ना केवल टॉयज़ में। आप देखो चाइनीज़ हर चीज़ के आइटम है, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का अल्टरनेट मिल जाएंगे, आपको इलेक्ट्रिकल अल्टरनेट मिल जाएंगे, आपको चाइनीज़ टीवी तक मिल जाएंगे, आपको चाइनीज़ हर तरीके का आइटम आपको इंडिया में मिल जाएगा। इवन झाड़ू लगाने से लेकर कचरा फेंकने तक का आइटम आपको चाइनीज़ मिल जाएगा। तो इतना प्लास्टिक मटेरियल जो डंप कर रहा है भारत में, तो भारत के उद्योग को बढ़ने का मौका कैसे मिलेगा? उस कंडीशन में इंडियन मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए कई बार रेस्ट्रिक्शंस एम्प्लॉय करती है गवर्नमेंट। क्या करती है? टैक्सेस लगाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डंपिंग, एंटी डंपिंग टैक्सेस, एंटी डंपिंग ड्यूटीज। ड्यूटीज मतलब टैक्सेस लगा दो, उसको टैक्स लगा के महंगा कर दो ताकि उसका भी थोड़ा बहुत सेल हो और इंडियन गुड्स का भी सेल बराबर हो। ठीक है। टैक्स ऑन इंपोर्ट्स, किसी भी आइटम को बाहर से मंगाने पर उस पर टैक्स लगता है, दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट ड्यूटी, इज एन एग्जांपल ऑफ अ ट्रेड बैरियर। अगर डोमेस्टिक मार्केट को बचाना हो, ठीक है, मान लीजिए किसी कंपनी का इतना ज्यादा आइटम बिक रहा है कि भारत में बनने वाले उद्योग के अंदर कोई चीज बन रही है, लोग उसको खरीद ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि भारत में बनने वाली चीज की कीमत है 100 रुपए और चाइना से आने वाली चीज की कीमत कितनी है? 70 रुपए। तो लोग तो क्या है, सस्ती चीज ही खरीदते हैं। ठीक है। तो एक मार्केट का जो जनरल कॉन्सेप्ट होता है, हम सस्ती चीज के लिए जाते हैं। तो वो बेसिक जो चीज है वो यहां पर देखने को मिलती है। क्लियर? तो टैक्स के अंदर अगर डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट करना हो, इट इज नोन एज बैरियर बिकॉज इट हैज सम रेस्ट्रिक्शंस ऑन इट। So sometimes government can use trade barriers to increase or decrease regulate foreign trade। तो कई बार विदेशी व्यापार को रेगुलेट करने के लिए, विदेशी कंपनियों के मुनाफे को रेगुलेट करने के लिए कई बार रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। ठीक है। तो लिबरलाइजेशन में तो हम बात करें कि भाई इजी क्या रहता है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट भी है कि जब कोई बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाने लग जाए विदेशी कंपनी और भारत के उद्योग पनप ही ना पाए, तो उस केस में टैक्सेस इंपोर्ट ड्यूटी के थ्रू किया जाता है। इसका एक एग्जांपल और बताता हूँ। चाइनीज स्टील भारत में बहुत ज़्यादा फेमस होने लग गया था और इतना ज़्यादा क्योंकि सस्ता था, क्वालिटी अच्छी थी, तो लोग यूज़ करने लगे थे। तो स्टील के ऊपर 30% इंपोर्ट ड्यूटी लगाना शुरू किया भारतीय सरकार ने, ताकि उस स्टील की जो प्राइस है वो महंगी हो। और मतलब उसको रोका नहीं, क्योंकि फ्री ट्रेड के अंदर अग्रीमेंट किया है, ग्लोबलाइजेशन में हम फ्री ट्रेड कर रहे हैं, तो उसको रोका नहीं, उस पर टैक्स इंपोज किया। टैक्स इंपोज करते ही क्या हो गया कि उसकी जो प्राइस है वो इक्विवेलेंट हो गई किसके? इंडियन स्टील के। और इंडियन स्टील और चाइनीज स्टील दोनों की रेट जब बराबर हुई तो इंडिया में बनने वाले उद्योग को भी मुनाफा होने लगा। तो कई बार रेस्ट्रिक्शंस जो हैं लिबरलाइजेशन में लगा सकती है सरकार। ठीक है। सिमिलरली कोटास आर अ वे ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन वॉल्यूम ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू बी इंपोर्टेड। अब ऐसा नहीं है कि आपने देखो पहले क्या होता है, मारुति और सुजुकी कोलैबोरेशन हुआ, मारुति जो है सुजुकी से इंपोर्ट कर रही है टेक्नोलॉजी, वहां से चीजें ला रही, कार वहां से बनी हुई लाकर यहाँ बेच रही है, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा सिस्टम कि यहाँ पर मारुति जो है सुजुकी के साथ प्लांट लगाए और मैन्युफैक्चर करके यहाँ बेचे। ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि फरारी या बड़ी जो कार्स होती है लैम्बोर्गिनी, इनको आज भी भारत में अभी आकर जगह मिली नहीं, क्योंकि इंडियन मार्केट में इनकी रीच आज भी लिमिटेड है। लेकिन जो दूसरी प्रीमियम कार्स होती थी वो आज भारत में बन रही हैं और बिक रही हैं। क्लियर? तो टैक्स के थ्रू जब कोई चीज़ दूसरे देश से हमारे देश में आती है तो उस पर इतना टैक्स लगता है कि हम उसको लगभग उसकी कीमत दोगुनी होने लग जाती है। ठीक है। तो इसलिए लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जिसके अंदर ट्रेड बैरियर्स को कम किया जाए, तभी तो ग्लोबलाइजेशन प्रमोट होगा। ये चीज हम यहां देखते हैं। ठीक। तो अब बहुत सिंपल सी बात है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के थ्रू चेंज किए गए थे 1991 से। यानी कि अब भारत में विदेशी कंपनीज आएंगी, एमएनसी। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि पहले भारत में आपने इतना मैकडॉनल्ड्स कभी देखा, आपने बर्गर किंग देखा, बर्गर फार्म देखा, ये जो आप फूड्स के अंदर, तो ना केवल एमएनसीज, ना केवल ग्लोबलाइजेशन ऑटोमोबाइल में है, इलेक्ट्रिकल में है या इलेक्ट्रॉनिक में हो, ऐसा ही नहीं है। हर एक छोटी मोटी चीज, फूड इंडस्ट्री, फूड ब्रांड्स, कोका कोला, पेप्सी, ठीक है, थम्स अप, देन मैकडॉनल्ड्स, बर्गर, पिज्जा, डोमिनोज, इंडियन ब्रांड नहीं है डोमिनोज। ठीक है। तो ये सब यहाँ आए, यहाँ ऑपरेशंस कर रहे हैं, यहीं से चला रहे हैं। ये क्यों है?
ये MNCs भारत को ग्रोथ करने के लिए विदेशी मुद्रा चाहिए, पैसा चाहिए, इकोनॉमी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। तो फायदे तो हैं ग्लोबलाइजेशन के, पर डिसएडवांटेजेस क्या हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हुई इसकी। तो द इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस हैड पुट बैरियर्स टू द फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट टू प्रोटेक्ट प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री। भारत के उद्योग बड़े हों, भारत की स्टील इंडस्ट्री डेवलप हो, भारत में कॉटन इंडस्ट्री डेवलप हो, इसलिए शुरुआती सालों में हमने हमारे इंडस्ट्रीज को डेवलप किया ताकि फिर से हम किसी और कंट्री के गुलाम ना बने, उनकी टेक्नोलॉजी पे डिपेंड ना हो जाए। क्लियर? देन industries were just coming up in the age of 1915-60 and competition from imports that stage would not have allowed these industries to come up। यानी भारत ने लगभग इस पॉलिसी को 20 से 25 साल बाद लिया। अगर शायद हम थोड़ा पहले लेते, क्योंकि आप देखो कंप्यूटर्स का जो वैल्यूएशन हुआ वो भी 1987-88 के आसपास हुआ और दूसरे कंट्रीज में बहुत जल्दी इसका डेवलपमेंट हुआ, जबकि हमारे यहाँ लगभग 15 से 20 साल लगे कंप्यूटर्स को इजीली समझने के लिए ही लोगों को। आज वो चीज़ नहीं है, लेकिन इट विल टेक 20 ईयर्स। तो अगर भारत इस पॉलिसी को शायद अगर थोड़ा 20 साल या 15 साल पहले डिप्लॉय करता तो शायद हमारे डेवलपमेंट रेट अलग होती। ठीक है, नाउ इंडिया अलाउड इंपोर्ट्स ओनली। भारत केवल उन्हीं चीज़ों को इंपोर्ट करता था जिसकी भारत में या तो प्रोडक्शन नहीं है या कमी है या उसकी अवेलेबिलिटी डिमांड ज़्यादा है। तो जैसे बहुत सी कमोडिटीज़, इंडिया तो एग्रीकल्चर कंट्री था तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो था, लेकिन फिनिश गुड्स जो थे हमारे यहाँ नहीं थे। ऑटोमोबाइल सेक्टर में हमारे यहाँ डेवलपमेंट नहीं था, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे यहाँ डेवलपमेंट नहीं था, तो हम टीवी, टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें सब इंपोर्ट होता था, तो उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा होती थी। ठीक है, VCR पहले हर घर में नहीं होता था, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर जिसको बोलते हैं, वो VCR पहले हर घर में नहीं होता था। DVD ये बाद में टेक्नोलॉजी बनती आई, फिर लोकल्स बने, तो वो चीज़ें हम यहाँ देख रहे हैं। इट इज़ नोटेबल दैट ऑल डेवलप्ड कंट्रीज ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैव गिवन प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थ्रू द वेराइटी ऑफ मीन्स। तो अपने मार्केट को प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है, क्योंकि यही तो हम डिसएडवांटेज अब पढ़ेंगे कि MNCs का डिसएडवांटेज क्या है। मुनाफा कमाती है बहुत ज़्यादा, अर्निंग होती है बहुत ज़्यादा, लेकिन शेयरिंग उसकी बहुत कम है, छोटी कंपनीज को दबा देती है। एक और कंपनी का आप देखोगे, इंडिया में जब आई थी तो बहुत उसका विरोध हुआ था। वॉलमार्ट एक रिटेल जाइंट है, अमेरिकन कंपनी है वॉलमार्ट, जिसने बेस्ट प्राइस नाम से अपने स्टॉक्स अपने ऑफर्स खोले थे। कस्टमर के लिए वो बहुत सही है, क्योंकि जो मार्केट में मिलने वाली एक प्राइस कमोडिटी है मैगी, उसकी कीमत वहाँ 8.5 रुपये, जबकि मार्केट में आपको छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी दुकान पे 10 रुपये का मिलेगा। तो ये जो वॉलमार्ट रिटेल जाइंट है, ये सीधे सीधे फैक्ट्री से माल लेकर और सीधे सीधे कस्टमर्स तक पहुँचा रही है। तो जो इंटरमीडिएटरी स्टेप है, जो इंटरमीडिएटरी कमाई करने वाले जो लोगों की इनकम होती है कि सबसे पहले फैक्ट्री प्रोडक्शन, देन होलसेलर, देन रिटेलर, देन डीलर और फिर शॉप, तो बीच में डीलर और होलसेलर का जो मार्जिन है वो उसने खत्म कर दिया 1-1 रुपये का। ठीक है, कैसे समझोगे इसको? बहुत इजीली छोटे से एग्जांपल से समझना कि मान लो मैगी का प्रोडक्शन जब फैक्ट्री में हो रहा है तो उसकी कीमत है 7 रुपये। ठीक है, जब ये प्रोडक्शन से फैक्ट्री से जब ये रिटेलर के पास जा रहा है, होलसेलर के पास रिटेलर के पास जा रहा है, तो यहाँ 1 रुपया रिटेलर अपना इसमें जोड़ लेता है। ठीक है, रिटेलर के बाद से ये जा रहा है होलसेलर पे, जो रिटेलर मान लो कि 5000 क्वांटिटी में बेच रहा है, होलसेलर 1000 क्वांटिटी एक साथ बेच रहा है। ठीक है, और होलसेलर के बाद ये जाता है डीलर पे। डीलर के पास जब ये जा रहा है तो यहाँ ये 9 रुपये का हो गया, और डीलर के पास जाते आते 9 रुपीज़ 50 पैसे का हो गया। और मार्केट में जब वो आता है एक छोटी शॉप पे या एक दुकान पर, तो उस जगह पर इसकी कीमत 10 रुपये होती है। ठीक है, तो वॉलमार्ट ने क्या किया, जो एक MNC है USA की, उसने सीधे सीधे फैक्ट्री से बाय किया और सीधे सीधे डीलर रेट पर वो कस्टमर्स को मिला रहा है। तो लोग तो वहीं जाएंगे जहाँ सस्ता मिलेगा। तो जो छोटे मोटे दुकान है, व्यापारी हैं, जो 5, 6, 10, 20, 30 पैकेट ले आए और बेच रहे हैं मैगी के खुले में, अपने दुकान चला रहे हैं, उनका एम्प्लॉयमेंट खत्म। यानी MNC से डिसएडवांटेज क्या है कि जो स्मॉल बिजनेसमैन है, स्मॉल फर्म्स हैं, इंडिविजुअल जो शॉपकीपर्स हैं, उनके मार्जिन, उनकी अर्निंग को ये खत्म करता है, यानी एम्प्लॉयमेंट लॉस में जाता है। दूसरा, MNCs में जो लोग काम करते हैं, एम्प्लॉयमेंट करते हैं, स्किल्ड लोगों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, अनस्किल्ड की एम्प्लॉयमेंट ज़रूरत नहीं होती है। प्लस ऑटोमेशन ज़्यादा है, इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी बेस्ड काम ज़्यादा है। एक काम को करने के लिए मशीनरीज हैं, उसको ऑपरेट करने के लिए एक व्यक्ति है, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट नहीं करती हैं। मुनाफा तो कमा रही है इंडिया में, इटसेल्फ डोमेस्टिक मार्केट में मुनाफा कमा रही है, लेकिन छोटी कंपनीज को खत्म कर रही हैं, लोकल कंपनीज को खत्म कर रही हैं। तो देयर आर डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ MNCs जो हम देखेंगे। ठीक है, लिबरलाइजेशन की हम बात कर चुके हैं कि रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शंस सेट बाय द गवर्नमेंट विच इज नोन एज लिबरलाइजेशन। बेसिक डेफिनेशन है जो बेसिकली 1 मार्क्स के लिए आती है। विद लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड, बिजनेस आर अलाउड टू मेक डिसीजंस फ्रीली अबाउट व्हाट दे विश टू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो बहुत आसान है कि लिबरलाइज करना मतलब, अब जैसे मैं आपको एक बोलूँ कि भाई आपको केवल जयपुर में ही व्यापार करना है, हम अथॉरिटी हमने बोला जयपुर से बाहर आप अपना प्रोडक्शन या सेल नहीं करोगे, तो आपका मार्केट क्या हो गया, लिमिटेड। ऐसे इंडिया का मार्केट लिमिटेड था जब तक डोमेस्टिक एंटिटीज डेवलप हुई,
इंडियन मार्केट डेवलपमेंट हुआ, लेकिन इंडिया से बाहर आप परमिशन नहीं मिल रही बेचने की, या इंडिया से बाहर से कोई चीज़ सस्ती लाके इंडिया में नहीं बेच पा रहे हो, तो रेस्ट्रिक्शंस है। ग्लोबलाइजेशन ने उसको फ्री कर दिया। क्लियर? तो प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, इस चीज़ को तो हम समझ चुके हैं अब कि प्राइवेटाइजेशन या लिबरलाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट हुआ इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी में, क्योंकि हमें डेवलपमेंट चाहिए था, सर्विसेज चाहिए थे, या हमें बहुत फास्ट ग्रोथ रेट चाहिए थी, इसीलिए हमने विदेशी कंपनी या फॉरेन एक्सचेंज को अपने यहाँ आना शुरू किया। प्राइवेटाइजेशन आप देख लो, इसका बहुत सिंपल एग्जांपल है, प्राइवेट स्कूल्स हो गए, वो सारी सर्विसेज जो आपको एक प्राइवेट ओन्ड एंटिटी देती है, प्राइवेट व्यक्ति की कंपनी देती है, रिलायंस हो गया, वो भी पेट्रोकेमिकल्स में काम कर रही है, भारत की ओएनजीसी भी कर रही है। रेट्स में आप डिफरेंट देख लेना, क्योंकि प्राइवेट को हम जनरली क्या सोचते हैं कि सर्विसेज ज़्यादा देते हैं तो चार्ज भी ज़्यादा करते हैं। क्लियर? एमएनसीज, अब बात करेंगे हम उस मेन एंटिटी का जो ग्लोबलाइजेशन को बढ़ा रही है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। जितने नाम देख लो, इंडियन कंपनी भी है टाटा, विप्रो भी है, माइक्रोसॉफ्ट है, सॉफ्टवेयर की एक्सेंचर है, नोकिया है, ठीक है, या डेलॉइट देख लो आप, डेल है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कंपनी, ठीक है, क्वालकॉम जो चिप बनाती है कंप्यूटर के, ये सब वो कंपनीज हैं, मोटरोला मोबाइल फ़ोन कंपनी, ठीक है, आईबीएम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, सत्यम एक कंपनी थी जो बंद हो चुकी है। तो बेसिकली वो सब कंपनी है जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में भारत के साथ साथ कितने बड़े नाम है, और जो भारत के बाहर भी इनके ऑफिसेज हैं, ये एमएनसीज है। इनके बिजनेस, इनका टर्नओवर, इनकी अर्निंग इतनी ज़्यादा है कि इनकी अप्रोच बहुत सारे कंट्रीज से और कॉन्टिनेंट में प्रेजेंट है। एमएनसीज न केवल किसी एक सेक्टर में लिमिटेड है, ऐसा नहीं है। मैंने एक एग्जांपल दिया था, अमेजन एक ऑनलाइन जाइंट कंपनी है, ऑनलाइन एक पोर्टल है, वो कंपनी ना कुछ प्रोडक्ट कर रही है, ना कुछ उगा रही है, ना कुछ सर्विस अलग से दे रही है, वो सिर्फ आपको सर्विस दे रही है दुनिया भर में मिलने वाले आइटम्स को एक पोर्टल पर देख के ऑर्डर करने के। दे आर सर्विस सेक्टर जाइंट, दे आर सर्विस सेक्टर एमएनसीज। वो कुछ प्रोडक्ट नहीं कर रही है, ना डेवलप कर रही है, ना ग्रो कर रही है। दे आर जस्ट प्रोवाइडिंग अ बेस, अ प्लेटफॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्लियर? तो एमएनसीज जो होती हैं, जिन्हें हम मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कहते हैं, हैज फैसिलिटीज एंड अदर एसेट्स इन एट लीस्ट वन कंट्री एंड अदर देन इट होम कंट्री, यानी अपने देश में तो हो, अपने देश से बाहर भी उस कंपनी के बिजनेस होते हो, उसके प्लांट्स हों, उसके एम्प्लॉयज हों, ठीक है। A multinational company generally has offices and or factories in different countries and a centralized head office where they coordinate global management. Google हैदराबाद में ऑफिस है गूगल का, बैंगलोर में ऑफिस है, दिल्ली में ऑफिस है। गूगल एक अमेरिकन जाइंट है, ठीक है, टेक्नोलॉजी जाइंट कंपनी है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट आप देख लो, ठीक है, पहले नहीं हुआ करते थे लेकिन अब हो गए ना, 20 से 30 साल में आप चेंजेस देख रहे हो, ठीक है। इन्फोसिस इंडियन जाइंट टेक्नोलॉजी कंपनी है, इन्फोसिस के ऑफिस अमेरिका में भी है, ठीक है, आप देखोगे तो साउथ अमेरिका में भी है, नॉर्थ अमेरिका में भी है। तो जो कंपनी जितनी ज़्यादा ग्लोबल होती जाएगी वो ग्लोबलाइज या ग्लोबलाइजेशन के अंदर अपना रोल करती जाएगी, ठीक है। अगर आप देखने बैठोगे तो हजारों करोड़ों कंपनियां आपको मिल जाएंगी ग्लोबलाइजेशन की, ठीक है। दीज कंपनीज ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल स्टेटलेस और ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन टेंड्स टू हैव बजट्स दैट एक्सीड्स दोज ऑफ मेनी स्मॉल कंट्रीज। यानी कई बार इन कंपनी का टर्नओवर या बिजनेस इतना बड़ा होता है, 10,000, 20,000, 30,000 अरब डॉलर, कि आप उस किसी एक छोटे से देश की, क्यूबा जैसे देश या छोटे छोटे देश जो है, उनकी इकोनॉमी पूरे साल की जो होती है डेवलपमेंट, उससे भी ज़्यादा अर्निंग या मुनाफा ये कमाती है। रिलायंस आप देख लो, हमारे भारत की एक एमएनसी है, एक रिलायंस के ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा है, रिलायंस ने बहुत बड़ी कंपनीज को ओवरटेक किया है। आर्सेलर मित्तल जो है, किंग्स लक्ष्मी निवास मित्तल जो प्राइवेट एक जाइंट है, उनकी जो स्टील मेकिंग कंपनी है, उसने बहुत सारी कंपनीज को ओवरटेक किया है। रतन टाटा ने डैमलर क्लाइसलर या जो रेंज रोवर आप कार देखते हो उसको ओवरटेक किया है, फोर्ड को। जगुआर आज इंडियन ब्रांड के नाम से, टाटा के नाम से बिकती है। तो एमएनसीज का बहुत बड़ा रोल होता है ग्लोबलाइजेशन में। देन मल्टीनेशनल कंपनीज पार्टिसिपेट इन बिजनेस इन 2 और मोर कंट्रीज। कई बार ये डोमेस्टिक कंट्रीज से टाई अप करते हैं, पहले सेटअप करते हैं, फिर अपने ऑपरेशन शुरू करते हैं। कई बार डायरेक्ट आकर प्लांट लगा के, इंस्टॉलेशन करके, फैक्ट्रीज लगाकर अपना ऑपरेशन करते हैं। MNCs can have positive economic effect on the country where the business is taking place, क्योंकि ये क्या लाता है, फॉरेन एक्सचेंज लाता है, विदेशी मुद्रा लाता है, भारत को पैसा मिलता है बहुत, सरकार को, और इकोनॉमी बूम होती है। सरकार भी तो खर्च करेगी ना पैसा सिटीजन्स पे, तो कहाँ से आएगा। Many believe manufacturing outside the US has a negative effect on the economy with fewer job of opportunities. कई बार, जैसे ये USA का एग्जाम्पल लिया है, कई बार ऐसा होता है कि MNCs को बाहर नहीं जाना चाहिए, एक या दो ही जगह रहना चाहिए ताकि वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। लेकिन अगर वो बाहर नहीं जाएंगे तो मार्केट एक्सपैंड कैसे होगा, उनके प्रोडक्ट्स कैसे बाहर ग्लोबली बिकेंगे, और जब ज़्यादा सेल नहीं होगी, ज़्यादा बिक्री नहीं होगी, तो कोई भी कंपनी एम्प्लॉय नहीं लेगी या एम्प्लॉय को आगे कंटिन्यू नहीं रखेगी।
तो ट्रांजैक्शनल बिजनेस इज कंसिडर्ड डाइवर्सिफाइंग इन नेचर। तो ये जो आप देख रहे हो मल्टीनेशनल कंपनीज, टेक्नोलॉजी, कंट्रीज, ग्लोबलाइजेशन, रिसोर्स, बिजनेस टैक्स, हर एक चीज इसका पार्ट है। क्लियर? नाउ अब जो एमएनसीज हैं इनका बेसिक वर्क क्या होता है, एमएनसीज का क्या काम होता है? ठीक है, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाय एमएनसीज। एमएनसीज इन्वेस्टमेंट करती हैं मल्टीपल कंट्रीज में। ठीक है, अगर आप इसको देखो, सोच के देखो, मैकडोनल्ड एक फूड जाइंट का है। मैकडोनल्ड्स ना केवल इंडिया में है, दुनिया के हर एक देश में जहाँ थोड़ा बहुत भी डेवलपमेंट होगा वहाँ होगा ही होगा। तो ये एक फूड जाइंट है जो केवल अपने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से ही पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, मुनाफा कमा रही है, इन्वेस्ट कर रही है। ठीक है, ग्रोथ ऑफ इंडियन कंपनीज, जब टोयोटा भारत आएगी और किसी कंपनी के साथ टाइप करेगी, जब हीरो इंडियन कंपनी थी, होंडा जापानीज थी, तो होंडा की बाइक्स की जो टेक्नोलॉजी है वो भारत में बनने वाली बाइक्स में ट्रांसफर हुई और उस अकॉर्डिंग इंडियन मार्केट डेवलप हुआ। पाकिस्तान में आप जाओगे तो आज भी आपको जो 100 सीसी या 200 सीसी की बाइक्स हैं उसमें वेरिएशन नहीं मिलेगा। वहाँ आज भी बहुत सारी बाइक्स इंपोर्ट ही होती हैं क्योंकि परमिशन ही नहीं है किसी कंपनी को वहाँ जाके बनाने की। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो नहीं हुआ। ठीक है, माइक्रोमैक्स एक इंडियन कंपनी थी जिसने चाइनीज़ कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करके और हमारे यहाँ इंडियन फ़ोन्स बनाना शुरू किया था। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सबसे इंपॉर्टेंट। ग्रोथ ऑफ सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, स्किल्ड अनस्किल्ड। जब प्लांट बनेगा 5 साल 2 साल 3 साल तक तो अनस्किल्ड लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जब प्लांट बन जाएगा तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, डिज़ाइन इंजीनियर, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। कॉलोनी सेट होगी, अर्बनाइजेशन होगा, शहरीकरण होगा, डेवलपमेंट होगा। क्लियर? थ्रेट टू स्मॉल प्रोड्यूसर, ये एक नेगेटिव एडवांटेज। छोटे दुकानदारों का, छोटे लोगों का जो अपने लेवल पर डेवलप कर रहे हैं, उनका जो बिजनेस है वो खत्म होता है। वो मैंने एग्जाम्पल दिया था वॉलमार्ट का। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट एमएनसीज का है, द इन्वेस्टमेंट लेवल, एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड इनकम लेवल ऑफ द होस्ट कंट्री इंक्रीजेस। होस्ट मतलब होस्ट मान लो इंडिया है और एमएनसी मान लो आप फोर्ड है, तो सैलरीज बढ़ेंगी, इनकम बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, आपकी ग्रोथ होगी एमएनसी का। एक तो ये हो गया, यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करती हैं, बट ये एम्प्लॉयमेंट अनसर्टेन होता है। रीजन, कई बार एमएनसी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एमएनसी कई बार एकदम अपना ऑफिस बंद करके शट करके चले जाए तो आप लेस एम्प्लॉयड है, तो इनसिक्योरिटी रहती है, बट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। द इंडस्ट्रीज ऑफ होस्ट कंट्री गेट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज थ्रू एमएनसी। वो मैंने बताया, दैट मीन्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इसको हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ठीक है, द होस्ट कंट्री बिजनेस आर गेट मैनेजमेंट एक्सपर्टीज, द डोमेस्टिक ट्रेडर्स एंड मार्केट इंटरमीडिएटरीज ऑफ द होस्ट कंट्री गेट्स इंक्रीज बिजनेस फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ एमएनसीज। तो ये हमने बात की, कंपटीशन बढ़ेगा तो देखो क्या होता है कि जब भी कंपटीशन बढ़ता है तो दोनों की ही ग्रोथ होती है। जब आपके साथ कोई क्लास में एक बच्चा है, वो अच्छा पढ़ रहा है, आप थोड़े से उससे वीक हो, तो आप उसके कंपटीशन में अपने आप को डेवलप करने लगोगे। हम क्यों कहते हैं कि हर जगह पर एक हेल्दी कंपटीशन होता है। कंपटीशन ही नहीं होगा तो जो व्यक्ति आपको जो दे रहा है आप उसी में सेटिस्फाइड रहोगे। अगर आप वीडियोकॉन देखो तो आप वीडियोकॉन से जिंदगी भर सेटिस्फाइड रहोगे, क्योंकि आपको पता है इसके आगे कुछ है ही नहीं। लेकिन जब आपके पास सोनी आएगा, पैनासोनिक आएगा, थॉमसन आएगा, टीसीएल आएगा, लिनोवो आएंगे, आपके पास डेल आएगा, एचपी आएगा, तो हर कंपनी अपने आप को बेटर करने की कोशिश करेगी और अल्टीमेटली इसका फायदा किसको मिलेगा? सिटीजन को या कस्टमर को। क्लियर? तो ये तो बात हुई इसकी। ठीक है, एमएनसीज की जो हम बात कर रहे थे, एमएनसीज टेक्नोलॉजी इज डिजाइन फॉर वर्ल्ड वाइड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड नॉट डेवलप नीड्स ऑफ द पुअर कंट्रीज। ये डिसएडवांटेजेस। अब हम किस में जा रहे हैं? डिसएडवांटेजेस में, कि जो मार्जिनल सेक्शन है या एमएनसी से पुअर पॉपुलेशन को या वीक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को कोई बेनिफिट नहीं होता है। समाज की पिछड़ी जातियों को एमएनसी से कोई फायदा नहीं था, बल्कि उनकी तो ज़मीन, लैंड या फॉरेस्ट की जो जगह है या जहाँ प्लांट लग रहे हैं वो ज़मीन तक चली जाती है, उसके भाव नहीं मिलते। ठीक है, चलो। एमएनसीज डिस्ट्रॉय कंपटीशन एंड एक्वायर मोनोपोली ऑफ पावर। ये सबसे बड़ा जो है प्रॉब्लम। अमेजन अब इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है इंडिया में कि अमेजन ने इंडियन जो ऑनलाइन कंपनीज है, लाइक फ्लिपकार्ट हो गया, स्नैपडील होगी, बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज बीच में बनी थी, वो खत्म हो गई। यानी अमेजन ही अब वो एक चीज़ बन गई जिसके ऊपर हम आधारित हो गए। यानी लोकल मार्केट में, लोकल डोमेस्टिक मार्केट में लोकल कंपनीज को ये खत्म करती है और इनकी पॉलिसी भी होती है कि ऑप्शन ही छोड़ दो। तो जब हमारे पास ऑप्शन, देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर 4 ऑनलाइन कंपनी उस पर कोई एक प्रोडक्ट मिल रहा है, 4 ऑनलाइन कंपनीज हैं, फ्लिपकार्ट मान लो, स्नैपडील मान लो, अमेजन मान लो, ईबे मान लो, उन पे एक ही तरीके के प्रोडक्ट मिल रहा है सेम, लेकिन सबकी प्राइस में वेरिएशन है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन है। अब जब दूसरी कंपनीज खत्म हो जाएंगी, मान लो फ्लिपकार्ट बंद हो गई, वहाँ स्नैपडील बंद हो गई या ईबे बंद हो गई, तो जब ये कम हो गई, बंद हो गई, इनका सिस्टम खत्म हुआ, तो अमेजन फिर उसी आइटम के प्रोडक्ट अपने हिसाब से लेगी, क्योंकि देयर इज नो कंपटीशन इन द मार्केट। क्लियर? तो दे रिटार्ड ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इन द होम ऑफ कंट्री। द ट्रांजिशनल corporation cause fast depletion of
सम ऑफ द नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। प्लस जो एमएनसी भारत में आई वो भारत की ज़मीन यूज़ कर रही है, भारत का पेट्रोल पानी यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, यानी उनको जो एक एमएनसी के प्लांट को चलाने के लिए पावर चाहिए ना, वो भारत के 1000 गरीब गाँव की रोशनी या इलेक्ट्रिसिटी को ले सकते हैं। तो देयर इज़ अनड्यू एडवांटेजेस, जो रिसोर्सेज हैं उनको डिप्लीट करते हैं। लेकिन गिव एंड टेक है, कहीं ना कहीं कुछ डिसएडवांटेजेस कुछ एडवांटेजेस तो होंगे, लेकिन दोनों ही चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी है ताकि आप समझ सको कि दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है। क्लियर? तो ये हमने बात की कि कैसे एमएनसीज जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल तो प्ले करती हैं डेवलपमेंट में, लेकिन कहीं ना कहीं उसका लॉस है। क्लियर? अब बात करेंगे इस वर्ड ग्लोबलाइजेशन को एक्चुअली ग्लोबल करने के लिए जिस संस्था ने काम किया। इसका बोर्ड में क्वेश्चन आता है विद द मार्क्स ऑफ 5 और 3। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम कहते हैं WTO, वो संस्था है जिसने ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट किया, ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाया, न केवल इंडस्ट्रीज में, न केवल फार्मिंग में, न केवल टूरिज्म में, न केवल इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, हर तरीके का एक सेगमेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि आप ऑक्यूपेशन या एम्प्लॉयमेंट कहाँ कहाँ देखते हो, तो आपको बहुत सारी जगह मिलेगा। लोग टूरिज्म में भी जॉब करते हैं, लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जॉब करते हैं, लोग सर्विस सेक्टर में जॉब करते हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, डिज़ाइनर हैं, एजुकेशन में टीचिंग करते हैं, ऑनलाइन टीचिंग भी करते हैं। तो अब इतना बड़ा एक सेक्टर हो चुका है हमारे वर्ल्ड के आसपास जो पूरा ग्लोब है, हर एक चीज़ में व्यापार हो सकता है, छोटी से छोटी मसाले, स्पाइसेस, एग्रीकल्चर कमोडिटीज़। WTO वो संस्था है जिसने सबसे पहले इसको रेगुलाइज करने के लिए काम किया, हर कंट्री को एक पोर्टल पे लिया। यूनाइटेड नेशंस के जो कंट्रीज़ हैं लगभग उतने ही मेंबर WTO में हैं, 186। ठीक है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गेनाइजेशन हुज एम इज टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड, जिसका मुख्य काम यही है कि देशों के बीच जो व्यापार हो वो खुला हो, फ्री ट्रेड हो, और टैक्सेशन सबसे कम हो, ताकि हर कंट्री को म्यूचुअल डेवलपमेंट मिल सके, म्यूचुअल बेनिफिट मिल सके। आज भी देश में आप देखोगे दुनिया में बहुत सारे देश बहुत गरीब हैं, बहुत सारे देश बहुत अमीर हैं। अमीर देशों का इन्वेस्टमेंट हो जिससे उनकी भी इनकम हो, जनरेशन हो, और गरीब देशों में डेवलपमेंट हो बेसिकली। ठीक है, द इनिशिएटिव ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। अब क्या बोला? तो अगर डेवलप कंट्रीज का इनिशिएटिव है तो कहीं ना कहीं पार्शियलिटी तो रहेगी, क्योंकि डिसीजन मेकिंग तो डेवलप कंट्रीज की है। ठीक है, ओपिनियन ऑफ WTO, ऑल बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट आर हार्मफुल। ठीक है, अब ऐसा भी है कि कई बार WTO कहता है कि जैसे जो छोटा डेवलपिंग कंट्री वियतनाम में अगर मान लो कोई मल्टीनेशनल कंपनीज चली गई और वहाँ की लैंड रिसोर्सेज को एक्वायर करके जब्त कर लिया, तो उस गरीब देश का तो काम ही खराब हो गया। ठीक है, देयर शुड बी नो बैरियर्स, ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज शुड बी फ्री। हाँ, व्यापार करने के लिए अंदर आप फ्री रहें, रेगुलेशन उस कंट्रीज के द्वारा बनाया जाए जहाँ MNC जा रही है, लेकिन इतने हार्ड भी ना हो कि MNC वहाँ पर ऑप्शन बंद कर दे। रिसेंटली एग्जांपल देता हूँ, हार्ले डेविडसन एक USA बाइक कंपनी है, उसने इंडिया में अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए क्योंकि यहाँ उनका प्लांट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो था, लेकिन उसको एक पहला तो मार्केट से उसको ग्रोथ नहीं मिली, दूसरा उसकी सेल नहीं हो पाई। तो कई बार MNCs के बड़े बड़े प्लांट भी बंद हो जाते हैं सिमिलर प्रोसेस से। ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड शुड लिबरलाइज देयर पॉलिसी। जितनी भी कंट्रीज हैं अपने ट्रेड रिलेटेड कुछ पॉलिसीज बनाए। जैसे भारत क्या करता है, भारत ने सेज नाम से एक डेवलपमेंट शुरू किया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। किसी भी स्टेट में, मल्टीपल स्टेट्स में या स्टेट्स के अंदर बहुत बड़ा एक एरिया फिक्स किया जाता है जहां विदेशी कंपनी आएंगी, अपना प्रोडक्शन यूनिट्स लगाएंगी, वहां से अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ करेंगी और भारत में अलग अलग जगह पर सप्लाई करेंगी। तो सेज एक इकोनॉमिक जोन है। ठीक है, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, इकोनॉमिक गलियारे, यानी जिस 4 से 5 राज्यों में से कोई गलियारा ऐसा हाईवे बनाया जाएगा जो अलग अलग एरियाज को सप्लाई करता हुआ अपना आइटम्स और निकल जाएगा। फास्ट डेवलपमेंट। अभी डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर का इनॉग्रेशन किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जिसको राजस्थान, हरियाणा, पंजाब से निकल के जो सीधे मुंबई तक फास्ट हाईवे के थ्रू जा रहा है, जहाँ पर जो भी इंडस्ट्रियल रीजन है, चाहे मार्बल इंडस्ट्री है, स्टोन इंडस्ट्री है, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, सब जगह उसकी आपूर्ति की जाएगी। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गेनाइजेशन हुज एम इज टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड, जो कि स्टार्ट किया गया। तो WTO, इसको पहले जाना जाता था GATT के नाम से। इसका पहले नाम था GATT, जनरली एक्सेप्टेड टैक्सेस एंड टैरिफ रूल्स। जनरली एक्सेप्टेड टैक्सेस एंड टैरिफ रूल्स, GATT इसको बोला जाता था, पहले इसको जाना जाता था। फ्री ट्रेड अमंग नेशंस, इसके लिए इसने काम किया है। WTO ने नेशंस को ग्लोबलाइजेशन करने के लिए काम किया है, टैरिफ को कम किया जाए, इंपोर्ट बैरियर्स को कम किया जाए, ये इसका काम था। तो WTO एस्टैब्लिश रूल्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड सीज दैट ऑल दीज रूल्स आर ओबेड। तो कई बार अगर दो देशों के बीच विवाद हो जाता है किसी भी ट्रेड रूल को लेकर, जैसे भारत और अमेरिका के बीच में गेहूं को लेकर विवाद हुआ था कि जो इंडियन जो अमेरिकन जो वीट है
वो भारत में जब बिकने आ रहा है, क्योंकि भारत सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो पाता, भारत की डिमांड बहुत है, कई बार इंपोर्ट करना पड़ता है, तो भारत अपने यहाँ पर सब्सिडी देकर, यानी किसानों को पैसा देकर, सस्ते में गेहूं खरीदकर, भारत में जो मिलने वाला वीट है वो इतना सस्ता हो जाता है कि लोग अमेरिकन वीट जिसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है उसको खरीदते ही नहीं है, या वो जहाँ बिकने के लिए आया भी होता है अमेरिकन वीट के नाम से नहीं आया होता है, बट जहाँ वो अवेलेबल है उसकी सेल ही नहीं हो पाती है। तो अमेरिका ने इसको लेकर WTO में भारत पर जो है ये आरोप लगाया था कि भारत अपने यहाँ पर जो सब्सिडी वाला प्लान है इसको थोड़ा कम करे या सब्सिडीज कम दे, लेकिन अगर हम सब्सिडी कम देंगे तो हमारे किसान या उनका तो मार्जिन जो है वो खत्म ही हो जाएगा, उनकी इनकम खत्म हो जाएगी। तो इंडिया ने इस पर स्टैंड लिया था कि हम हमारे फार्मर्स के लिए जो MSP या मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है या बफर स्टॉक का जो कॉन्सेप्ट है उसे हम विड्रॉ नहीं करेंगे, और हम इसके लिए फेयर रूल्स की मांग करेंगे कि डेवलप कंट्री फोर्स ना करें डेवलपिंग कंट्रीज को रूल्स मेकिंग के अंदर, स्पेशली फॉर लिबरलाइजेशन, जिससे उनका डोमेस्टिक मार्केट खत्म हो। क्लियर? सो एट प्रेजेंट देयर आर 164 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर मेंबर ऑफ WTO। दुनिया में तो 229 देश हैं, लेकिन फिर भी छोटा मोटा। WTO is supposed to allow free trade for all. Actually, it is found that developed countries have unfairly implemented some trade barriers and forced the developing, जो हम बात कर रहे थे। तो कई बार ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है या जो WTO है, ये फोर्स करता है कई बार, क्योंकि जो देखो इस ऑर्गेनाइजेशन में जो पैसा है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो रिच कंट्रीज़ का है, जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, UK, उनकी मोनोपोली है। तो कई बार अपने आप को बेनिफिट करने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन जो है अनफेवरेबल रूल्स की मांग कर लेता है, जो कि इनडायरेक्टली आती है, डायरेक्टली नहीं। क्लियर? तो ये जो पूरा सिस्टम जो हम यहाँ बात कर रहे हैं या जो हम डिस्कस कर रहे हैं, उसका मोटिव यही है कि जो WTO है उस पर क्वेश्चन ये आता है कि वाई यू फील दैट WTO समटाइम डिप्लॉय अनफेयर रूल्स फॉर दी ट्रेड। तो जो मैंने एग्जांपल दिया वीट का, उसको आप यहाँ याद रखो कि जो फेयर डिमांड्स है या फेयर रूल्स की जो बात होती है वो कैसे की जाती है। ठीक है, अब यही बात कर रहे हैं कि स्ट्रगल ऑफ फेयर ग्लोबलाइजेशन केवल डेवलपिंग कंट्रीज पे ही जोर हो, केवल डेवलपिंग कंट्रीज को ही पुश किया जाए, ठीक है, उन्हीं को अपने रूल्स ईजी किया जाए ताकि MNCs को अनड्यू एडवांटेज मिले, ऐसा नहीं है। Fair globalization would create opportunities for all and ensure that benefits of globalization shared by the whole country. Government and WTO, जैसे भारत सरकार की बात कर रहे थे, the government can play a major role in making of the possible policies. Its policies must be protected and interest of not only the rich and powerful but also for the people of the country. तो जैसे मैंने बताया था वॉलमार्ट वाला एग्जाम्पल, जो रिटेल जाइंट थी, जहाँ पर सब कुछ सस्ते में अवेलेबल होता है, हर तरह का आइटम, तो छोटा जो दुकानदार है जो छोटी छोटी क्वांटिटी में लाके अपने यहाँ से सामान बेच रहा है, उसका मार्जिन खत्म हो गया 10 रुपये, क्योंकि देखो कस्टमर्स वहीं मूव करेंगे जहाँ पैसा कम मिलेगा। एक फ्री के लिए महिलाएं जो है 3 साबुन फ्री में ले लेती हैं एक फ्री साबुन के लिए, जिसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो हम लोग अक्सर ये नेचर वाइज उसी चीज़ के लिए जाते हैं जहाँ सस्ता या अच्छा मिले। सस्ता भी चाहिए और अच्छा भी चाहिए, तो जब सस्ता चाहिए तो अच्छा कैसे होगा, पर फिर भी हम लेते हैं। क्लियर? द गवर्नमेंट कैन एंश्योर दैट लेबर लॉज आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड। लेबर लॉज, MNCs में जब काम करने वाली लेबर है, अनस्किल्ड जो लेबर है वो काम करती है, जो छोटे लेवल पे जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उनके लेबर वेजेस या जो तनख्वाह है उसको प्रोटेक्ट करने का भी जिम्मा होना चाहिए। इट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स ऑल्सो। छोटे प्रोड्यूसर्स की इनकम ड्विंडल नहीं होनी चाहिए, छोटे प्रोड्यूसर्स की इनकम ख़त्म नहीं होनी चाहिए, उनकी इनकम को सपोर्ट करने के लिए भी प्रावधान बनाया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल जो बात हम कर रहे थे, ये जो एक ओवरऑल डिस्कशन हम कर रहे थे, इससे यही चीज़ सामने आ रही है कि डेवलपमेंट या ग्लोबलाइजेशन के केवल एडवांटेजेस ही हों ऐसा ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो हमने डिस्कस किए। अब इस चैप्टर में अगर आप फास्ट रिवीजन लो तो आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। ग्लोबलाइजेशन क्या है, कैसे होता है, उसके अंदर एंटिटी जाती है लिबरलाइजेशन और MNCs। लिबरलाइजेशन में MNCs और लिबरलाइजेशन का रोल क्या है, लिबरलाइजेशन के अंदर क्या है, टैक्सेस एंड टैरिफ रिमूव करना, ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करना, ट्रेड गिल्ड्स को रिमूव करना। ठीक, गिल्ड्स तो पहले हुआ करते थे, मतलब टैक्सेशंस को रिमूव करना। ठीक है, जैसे आप पढ़ते हो कि कई बार सरकार बोलती है कि अच्छा एक बहुत बड़ा IT का सेक्टर हम राजस्थान में लगा रहे हैं, 5 साल तक जो भी इनका बिजनेस होगा हम 5 साल तक इनसे टैक्स के रूप में कुछ भी वसूलेंगे नहीं। तो उनको इंडिपेंडेंस दी है बिजनेस करने की, उसके बाद उन पर टैक्स लगाकर उनसे सरकार पैसा जो उन्होंने मुनाफा कमाया उसको चार्ज करेगी, क्योंकि अर्निंग दोनों लेवल पे होती है। ठीक है, ऐसे ही WTO की हमने बात की कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है, उसका क्या गेम और उसका क्या एक्चुअल में रोल है, लेकिन कहाँ कहाँ वो अनफेयर हो जाता है डेवलप कंट्रीज़ के प्रेशर में, और कहाँ कहाँ वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ फेयर रूल्स में प्ले नहीं करता है। क्लियर? तो इन्हीं सब चीज़ों की बात है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अगर आप और भी देखोगे, अगर वर्ल्ड में अक्सर न्यूज़ आती है, आप सुनना कि USA जैसे कंपनी है या यूनाइटेड किंगडम जो डेवलप कंट्रीज़ है, जो छोटे कंट्रीज़ में जाती हैं, लाइक वियतनाम,
फॉर एग्जांपल वेनेजुएला, वहाँ जाकर ये लोकल मार्केट को कोलैप्स कर देती हैं, क्योंकि इनका अर्न क्या होता है, एमएनसीज का मेजर मोटिव क्या है, टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। जितना प्रॉफिट वो अर्न करेंगे, देखो बहुत सिंपल सी बात है, हर बिजनेसमैन का मोटिव क्या है, टू अर्न प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस इसलिए तो शुरू नहीं करता ना कि मैं अपना बिजनेस खत्म करना चाहता हूँ इसलिए मैं शुरू कर रहा हूँ। तो एमएनसीज अपने प्रॉफिट अर्न करने के लिए छोटे बिजनेसमैन, डोमेस्टिक बिजनेसमैन को फिनिश करती है। क्लियर? तो ये पूरी जो बात हमने की, इसमें हमने ये चीज देखी। तो द गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स, कई बार अपने मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया जा सकता है। इट कैन नेगोशिएट एट द WTO's फेडरल रूल्स, जो भारत कर रहा है, ठीक है। इट कैन ऑल्सो अलाइन विद द अदर डेवलपिंग कंट्रीज विद सिमिलर इंटरेस्ट, और अगर ऐसे अनफेयर रूल्स हैं तो भारत एक लीडर के रूप में भी काम कर रहा है उन डेवलपिंग कंट्रीज के लिए जो अनफेयर रूल्स के खिलाफ WTO में बोल रहे हैं, ठीक है। इन द पास्ट फ्यू ईयर्स मैसिव कैंपेन्स एंड रिप्रेजेंटेशन, पिछले कुछ सालों में WTO की इन अनजस्टिस पॉलिसीज के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड्स, प्रोटेस्ट और प्रमोशंस किए गए हैं अलग अलग कंट्रीज के अंदर, जिससे पता चलता है कि WTO भी एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड है डेवलप्ड कंट्रीज से। क्लियर? तो ये था हमारा आज का चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, जिसमें हमने देखा ग्लोबलाइजेशन का रोल इंडियन इकोनॉमी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हुआ। इस चैप्टर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मोशन एजुकेशन फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।